हाय एवरीवन, वेलकम टू द एनसीईआरटी हिंदी मीडियम सीरीज। हिंदी मीडियम की बायो की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम। श्वसन एवं गैसों का विनिमय चैप्टर कर रहे हैं, उसमें नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा। आज जो हम टॉपिक करेंगे, अभी तक हमने कर लिया है यहाँ तक। अब हम जो आज टॉपिक करेंगे दैट इज गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया था बेटा, ये स्टेप नंबर 3 है। एक बार रिकॉल करते जाएंगे, क्विकली रिवाइज करते जाएंगे आपके एग्जाम के लिए, और एनसीईआरटी कवर करते जाएंगे, और एनसीईआरटी के थ्रू हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करते जाएंगे। यहाँ पर याद करिए, हमने ये चरण पढ़े थे, 5 चरण, जिसमें से पहला चरण हम पढ़ चुके हैं। दूसरा और चौथा चरण एक्सचेंज का है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब हम चरण कौन सा पढ़ रहे हैं? गैसों का परिवहन। देखो, गैसों का परिवहन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? गैसों का परिवहन। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, गैसों का परिवहन, ठीक है। अब देखो बेटा, चलिए एनसीईआरटी में करते जाइए। हमें कौन सी गैसों का परिवहन कराना है? हमें श्वसन गैसों का परिवहन कराना है। यानी हम कौन कौन सी गैसों का परिवहन पढ़ेंगे? O2 और CO2 का। तो O2 अपना परिवहन अलग तरीके से करेगा और CO2 अलग तरीके से करेगा। तो हमारा टॉपिक इसके अंदर क्या स्प्लिट हो जाएगा? हमारा टॉपिक स्प्लिट हो जाएगा, O2 का परिवहन और दूसरा हो जाएगा CO2 का परिवहन, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान रखो, किसको कहां से कहां तक पहुंचाना है। अगर बेटा हम O2 की बात करें, तो O2 को आप कहां से कहां पहुंचाओगे? आपने अंतः श्वसन करके इसको लंग्स तक पहुंचा दिया, और लंग्स के लिए मैंने बोला था, हम बोल सकते हैं कुपिका की सतह, या तो फुफ्फुस की सतह या फिर कुपिका की सतह। एक तो ये हो गया। यहां से आप ऑक्सीजन को कहाँ बिठाओगे बेटा? ब्लड में। मैं हमेशा कहती हूँ, ब्लड ट्रेन का काम करता है। जिसको जहां जाना है ट्रेन में बिठा दो, और फिर ये अपने स्टेशन पे उतर जाएगा। तो ऑक्सीजन ब्लड में बैठ जाएगा, और फिर इसका स्टेशन क्या है? इसका स्टेशन है टिश्यूज। इसका स्टेशन है टिश्यू, या फिर आप क्या कह सकते हैं? सेल, यानी कोशिका की सतह। तो ऑक्सीजन को कहां से कहां पहुंचाना है? ऑक्सीजन को पहुंचाना है बेटा लंग्स से लेकर टिश्यू तक। उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? उसके लिए हम हेल्प लेंगे ट्रेन की। और ट्रेन कौन है हमारी बॉडी में? ट्रेन है हमारी बॉडी में ब्लड। तो हमको ये पढ़ना है कि O2 ऑक्सीजन लंग्स से लेकर टिश्यू तक कैसे पहुंचा, ब्लड में उसका ट्रेवल कैसे हुआ, कितने परसेंट कैसे हुआ, ये हो जाएगा ऑक्सीजन का। सेम कर लो बेटा CO2 का। CO2 को कहां से कहां पहुंचाना है? उल्टा कर दो। CO2 टिश्यू में बनता है, सेल के अंदर बनता है, तो टिश्यू या सेल की सतह से। अब यहां से आप इसको फिर से कहां बैठाएंगे? ट्रेन में, ब्लड में बैठाएंगे, और ब्लड घूमते घूमते इसको कहां पहुंचा देगा बेटा? लंग्स के या कुपिका की सतह पर पहुंचा देगा। वहां पे ये अपने स्टेशन पर उतर जाएगा। तो हमको इसका परिवहन कहां से कहां करना है? हमको CO2 का परिवहन करना है टिश्यू की सतह से लेकर लंग्स की सतह तक, ठीक है। उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? ब्लड की। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? वापस से यही पढ़ेंगे कि CO2 कितना प्रतिशत ब्लड में किस फॉर्म में जा रहा है, और उसका परिवहन कैसे कंप्लीट हुआ। तो इन दोनों का हमको परिवहन पढ़ना है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट में पूरा समझा देती हूँ। आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है मेरे साथ, एक बार इसको क्विकली कर लेते हैं रिवाइज, ठीक है। आपने अगर डिटेल्ड लेक्चर लगाए हुए हैं आइदर ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप आराम से इसको रिकॉल करते चले जाएंगे। अगर आप नीट 2026 या री नीट 2026 का एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आपको चीजें पढ़ी हुई हैं, आप रिकॉल करते जाएंगे। और आप अगर अभी ही पढ़ रहे हैं, फ्रेश पढ़ रहे हैं नीट 2027 या 2028 के लिए, तो आप समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ, बस लर्न करते जाएंगे बेटा। देखो, ऑक्सीजन को कहाँ से कहाँ पहुंचाना है? ऑक्सीजन को पहुंचाना है हमें लंग्स, या ये लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑक्सीजन का परिवहन। ये हम किसका परिवहन देख रहे हैं बेटा? O2 का परिवहन देख रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के परिवहन में इसको, ऑक्सीजन को कहां से कहां पहुंचाना है? लंग्स या कुपिका की सतह से लेकर कहां पहुंचाना है? मान लो ये है आपका सेल या टिश्यू की सतह, यहां से यहां पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे बेटा? कैसे पहुंचाओगे? अभी हमने बोला हम इसको पहुंचाएंगे ब्लड की हेल्प से। मान लीजिए बीच में पूरा का पूरा क्या है? ब्लड है। ब्लड के अंदर क्या भरा होता है? प्लाज्मा भरा होता है। ब्लड के अंदर क्या भरा होता है? प्लाज्मा भरा होता है, ठीक है। इसके अंदर खास सेल कौन सी होती है? इसके अंदर खास सेल होती है बेटा एक RBC। कौन सी सेल होती है? RBC।
तो ये हम एक आरबीसी बना लेते हैं, ये हम एक आरबीसी बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक आरबीसी बना ली। अब आप क्या करो, सारा का सारा ऑक्सीजन इसमें बिठा दो। आप जितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसको इसके अंदर, आरबीसी के अंदर, ब्लड के अंदर पहुंचाइए पहले। सारा ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा बेटा? सारा ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड के अंदर, यानी ट्रेन में। ट्रेन में क्या होता है, कुछ लोग तो, ज्यादातर लोग कैसे जाएंगे, उनकी रिजर्व सीट होगी, पर कुछ लोग बिना रिजर्वेशन के भी जाते हैं। तो इसमें से बेटा 3% O2 तो बाहर ही रह जाएगा आरबीसी के। कहां पर रह जाएगा? प्लाज्मा में। ये बाहर प्लाज्मा है और ये आरबीसी है, ठीक है। तो बाहर रह जाएगा प्लाज्मा में। 3% बचा कितना? 97% O2 चला जाएगा बेटा, 97% O2 चला जाएगा आरबीसी के अंदर। तो 3% O2 प्लाज्मा में कैसे फॉर्म में जाएगा? घुलनशील फॉर्म में, इसमें घुल जाएगा। अपनी घुलनशीलता इसकी इतनी ही है, 3% ये घुल जाएगा। और 97% O2 कहाँ चला जाएगा? आरबीसी के अंदर चला जाएगा। ये 97% O2 आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा। हम सबको पता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और मिलके बनाएगा बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, बस खत्म। आरबीसी की सतह पर, लंग्स की सतह पर, सुनना ध्यान से, ये सारे काम कहां पर हुए? अभी लंग्स की सतह पर। लंग्स की सतह पर 3% O2 कैसे जाएगा? घुलनशील फॉर्म में। और 97% O2 कैसे जाएगा? बंद फॉर्म में। और किस फॉर्म में बंधा हुआ है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। बस इतना कर दिया, ट्रेन स्टार्ट हो गई, ब्लड चल रहा है, ब्लड जा रहा है, ये पूरी बॉडी में इस फॉर्म में घूम रहे हैं। 3% O2 हमारी बॉडी के ब्लड के प्लाज्मा में घूम रहा है, और 97% O2 जितना भी जाता है ब्लड के अंदर, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, बंद फॉर्म में घूम रहा है। घूमते 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 जब इनका स्टेशन आएगा, यानी कि सेल या टिश्यू की सतह आएगी, वहां पर ये उतर जाएंगे। अब उतरने के लिए सब बहुत इजी है, एकदम इजी। रिवर्स कर दो सब चीजों को। क्या कर दो? रिवर्स कर दो। देखो कैसे रिवर्स करना है। जब सेल या टिश्यू की सतह आ गई, तो ये 3% O2 जो घुलनशील है, वो तो सीधा उतर जाएगा। ये तो बेटा सीधा उतर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका तो रिजर्वेशन ही नहीं हो रखा। और ये जो सीट पे बैठे, उनको सीट से पहले उठना पड़ेगा, उसके बाद उतरेंगे। तो इनको ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या कर दो? वियोजन कर दो। और वियोजन करके वापस से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में तोड़ दो। देखो मैंने कलर चेंज कर दिया है। और ऑक्सीजन को सेल में भेज दो। अब सारा ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया? सेल्स में और टिश्यूज में। 3% O2 जो घुलनशील है, वो सीधा पहुंच जाएगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो बंद है, वो वापस टूट जाएगा। कहां पर टूटेगा? सेल या टिश्यू की सतह पर। सतह याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको लिख भी लेंगे, टेबल जैसी बन जाएगी, बस आपको वो टेबल याद करनी रहेगी। और उससे जो ऑक्सीजन मुक्त होगा, वो ऑक्सीजन चला जाएगा सेल या टिश्यू में। देखो इसी बात को लिख लेते हैं। आप भी 2 कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास नोट्स ऑलरेडी होंगे, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो, ठीक है। और अब देखो लंग्स की सतह पर क्या लिखोगे? लंग्स की सतह पर आप लिखोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का संयोजन हुआ था। क्या हुआ था? संयोजन, ठीक है। और टिश्यू की सतह पर क्या हुआ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन हुआ। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन हुआ टिश्यू की सतह पर, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी ऑक्सीजन के परिवहन की। अब सेम हम किसके लिए कर लेंगे बेटा? सेम हम कर लेंगे CO2 के लिए। हम चीजें ऐड करते जाएंगे अभी इन सब में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं CO2 का परिवहन। एक बार शॉर्ट में इसको, शॉर्ट नहीं है, बहुत फास्ट नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो भी चीजें हैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, ताकि फिर एनसीईआरटी पढ़े तो फटाफट से आपको समझ में आ जाएगी। CO2 का परिवहन। अब देखो फटाफट से बेटा, CO2 को कहां से कहां पहुंचाना है? CO2 को आपको पहुंचाना है टिश्यू या सेल की सतह से। कहां पहुंचाना है बेटा? अब इसको आपको पहुंचाना है लंग्स या कुपिका, यानी एल्वियोलाई की सतह पर। फिर से हम किसकी हेल्प लेंगे रास्ते में? रास्ते में हम इसकी हेल्प लेंगे ब्लड की। तो ये मैंने बना दिया ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा। ये है बहुत सारा प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर एक खास सेल होती है, कौन? आरबीसी।
खास सेल कौन सी बनाएंगे बेटा? एक सेकंड। खास सेल बनाएंगे हम आरबीसी। ये हमने बना दिया आरबीसी, ठीक है। आरबीसी हो गई। अब देखो यहां पर है CO2 जनरेटेड, सारा टिश्यू से निकालेंगे, टिश्यू में है सारा CO2, वहां से निकालेंगे। सबको पहले ट्रेन में तो पहुंचाएंगे, ब्लड के अंदर पहुंचाएंगे। बाहर क्या है ब्लड का? प्लाज्मा। और ये क्या है ब्लड की? आरबीसी, ठीक है। अब यहाँ पर याद करो, मैंने बोला था CO2 की घुलनशीलता O2 की घुलनशीलता से ज्यादा होती है। तो CO2 जो है 7% CO2 बेटा घुलनशील फॉर्म में प्लाज्मा में घूमता है। 7%। ऑक्सीजन 3% घूम रहा था, ये 7% घूमता है। तो 7% CO2 कहाँ रह गया? 7% CO2 रह गया प्लाज्मा में। बचा कितना? 93%। ध्यान देना, इसको भी स्प्लिट करेंगे। 93% आ गया बेटा आरबीसी के अंदर। इस 93% में से 20 से 25% CO2 को अलग कर दो और लगभग बचे हुए 70% CO2 को अलग। ठीक है, इन दोनों की कहानी अलग अलग है। 20 से 25% CO2 बेटा हीमोग्लोबिन से जुड़ता है और बनाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है, आपको याद होगा। हम बना रहे हैं CO2 से हीमोग्लोबिन को जोड़ के कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। और बचा 70% CO2। 70% CO2 H2O से जुड़ेगा। H2O से जुड़ के बनाएगा बेटा H2CO3। H2CO3 टूट के बनाएगा H प्लस प्लस HCO3 माइनस। एक हाइड्रोजन आयन बनेगा और एक बाई कार्बोनेट आयन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बस यहाँ पर याद करो कैसे कैसे गया CO2। 7% तो कैसे घूम रहा है? घुलनशील फॉर्म में प्लाज्मा में। 20 से 25% कैसे घूम रहा है? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आरबीसी में। और 70% क्या बनाया इसने? बंद फॉर्म बनाया, बाई कार्बोनेट आयन। तो दो तो बंद फॉर्म हो गया और एक फ्री फॉर्म हो गया घुलनशील वाला 7% जो प्लाज्मा में। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। होगा क्या? HCO3 माइनस बनेगा तो आरबीसी के अंदर, HCO3 माइनस बनेगा तो आरबीसी के अंदर, पर ये बाहर निकल जाएगा। और HCO3 माइनस घूमेगा कहाँ? बनेगा तो आरबीसी के अंदर, लेकिन घूमेगा कहाँ? प्लाज्मा में। जब ये प्लाज्मा में आता है तो प्लाज्मा को गुस्सा आता है और कहता है मेरा आयनिक संतुलन बिगड़ रहा है। तो आरबीसी कहता है कि ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, CO2 का परिवहन कराना। एक काम करो, बदले में थोड़ा सा उतना ही आयनिक बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन अंदर भेज दो। बदले में क्लोराइड आयन अंदर भेज दो प्लाज्मा से। इस वाले शिफ्ट को हम कहते हैं बेटा हैमबर्गर फिनोमेना। ये जो हो रहा है ना, क्लोराइड अंदर जा रहा है, इसको ही हम कहते हैं हैमबर्गर फिनोमेना। ठीक है, ये हो जाएगा हैमबर्गर फिनोमेना, जिसमें हम आयनिक संतुलन के लिए, आयनिक संतुलन के लिए क्लोराइड आयन को प्लाज्मा से आरबीसी में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट आरबीसी से प्लाज्मा में आ गया है ट्रेवल करने के लिए। तो अब ये आपका ट्रेवल चलेगा, यानी कि जितना भी CO2 था उसमें से 7% प्लाज्मा में ट्रेवल करा। अब ट्रेन चल दी है, अब ब्लड में ये घूम रहा है CO2। कैसे कैसे घूम रहा है? 7% प्लाज्मा में घुलनशील फॉर्म में, लेकिन फ्री है, लेकिन फ्री है, बंधा हुआ नहीं है किसी से, ठीक है। 20 से 25% आरबीसी में घूम रहा है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में घूम रहा है, पर बना आरबीसी में है, पर घूम कहाँ रहा है बेटा? घूम रहा है प्लाज्मा में। तो ये बंद फॉर्म हो गई, ये बंद फॉर्म हो गई, और ये फ्री फॉर्म हो गई। 7% फ्री और बाकी पूरा का पूरा बंद। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना परसेंट प्लाज्मा में घूम रहा है
और कितना परसेंट आरबीसी में घूम रहा है। तो बेटा प्लाज्मा में अगर सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कितना परसेंट CO2 ट्रेवल कर रहा है, परिवहन कर रहा है, तो आप 7% भी बताओगे प्लस 70% भी बताओगे, क्योंकि घूम तो वो बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में ही रहा है। तो 77% और बचा हुआ 20 से 25% बना भी अंदर और घूम भी अंदर रहा है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये हो जाए कितना परसेंट CO2 प्लाज्मा में घुलनशील फॉर्म में घूम रहा है, तब तो आप सिर्फ 7% बताओगे। लेकिन कितना परसेंट CO2 घूम रहा है, तब तो आप दोनों को जोड़ के बताओगे। समझ लो कितना घूम रहा है, कितना फ्री घूम रहा है और कितना बंद घूम रहा है, ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब इनको घूमने दो, घूमते घूमते ये कहाँ पहुंच जाएंगे, लंग्स या टिश्यू की सतह पर पहुंच जाएंगे। चलो कलर चेंज कर देती हूँ और फिर करते हैं कि लंग्स की या टिश्यू की सतह पर क्या होगा। लंग्स की या टिश्यू की सतह पर सब कुछ उल्टा कर देना है। ये सीधा का सीधा उतर जाएगा अपने स्टेशन पे, इसको वापस से तोड़ दीजिए, CO2 फ्री हो जाएगा और ये भी उतर जाएगा अपने स्टेशन पे। अब इसमें देखो HCO3- को लंग्स की सतह पर वापस अंदर लेके आओ। जब ये अंदर लाओगे तो क्लोराइड को वापस बाहर भेजो। HCO3- और H+ को जोड़ के वापस से H2CO3 बनाओ। H2CO3 को तोड़ के वापस से H2O और CO2 बनाओ और फिर जाके CO2 चला जाएगा। सब कुछ उल्टा कर देना है, सब कुछ उल्टा कर देना है, सारा CO2 उतर जाएगा। समझ में आ रही है बात। इसको तो सीधा उतार दीजिए, इसको तो सीधा उतार दीजिए, इसको तोड़ दीजिए और तोड़ के CO2 को फ्री करके उतार दीजिए। इसमें HCO3- अंदर आएगा, H+ से जुड़ के H2CO3 बनाएगा, H2CO3 टूट के CO2 अलग होगा और CO2 फिर लंग्स में उतरेगा। इस तरह से सारा का सारा CO2 यहाँ पर उतर जाएगा। अब इसमें अगर हम लिखें, याद आ रहा होगा आप लोग को, ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, आप रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर हम लिखें तो टिश्यू की सतह पर क्या हुआ बेटा, टिश्यू की सतह पर हुआ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का संयोजन। क्या हुआ, संयोजन। और यहां पर क्या हुआ, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का वियोजन। ये हुआ आपका वियोजन। ठीक है, तो ये सतह याद रखनी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बेटा। आप बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं इसी सतह सतह बताने में कि ऑक्सीजन में कौन सी सतह पे क्या पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी सतह पर क्या पूछ रहा, तो आपको सतह याद रखनी है। तो ये हो गया। चलिए कमिंग बैक टू एनसीईआरटी, यहाँ पर देखिए अब क्या लिखा हुआ है। O2 और CO2 का परिवहन माध्यम क्या है बेटा, रक्त। परिवहन माध्यम क्या हो गया, रक्त हो गया। चलो ठीक बात। लगभग 97% O2 का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं से होता है और 3% कैसे जाता है बेटा, प्लाज्मा द्वारा गुल्यावस्था में होता है। कर चुके हैं। लगभग 20 से 25% CO2 कैसे जाता है, लाल रक्त कणिकाओं द्वारा ही जाता है। इसीलिए 20 से 25% अभी लिखा है लाल रक्त कणिकाओं द्वारा, क्योंकि फाइनल ट्रेवल तो आरबीसी के थ्रू सिर्फ 20 से 25% का होता है। और 70% किसके थ्रू होता है, बाइकार्बोनेट। और ये जो बाइकार्बोनेट है, ये बेटा जो बाइकार्बोनेट है, ये बनता कहाँ है, बनता है आरबीसी में, पर परिवहन होता है, परिवहन होता है प्लाज्मा में। परिवहन प्लाज्मा में होता है, बस बनता आरबीसी के अंदर है, घूम कहाँ रहा है, प्लाज्मा में। तो आरबीसी के थ्रू परिवहन तो सिर्फ 20 से 25% का हो रहा है, बाकी 70% बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होता है कहाँ पर, प्लाज्मा में। और 7% CO2 प्लाज्मा में है जो कि घुल्य अवस्था में है। तो ये वाला फ्री हो गया बेटा, ये वाला फ्री हो गया प्लाज्मा में, और ये वाला बंद हो गया प्लाज्मा में। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ हो गया। अब आइए ऑक्सीजन का परिवहन, इसमें एक वक्र भी पढ़ना है अपने को। सबसे पहले अपन ने किया ऑक्सीजन का परिवहन, जिसमें हमने कर लिया 3% प्लाज्मा में घुलनशील फ्री और 97% आरबीसी में बंद फॉर्म में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में चल रहा है। अब देखो इसमें ना एक ग्राफ करना होता है हमको। चलो
ग्राफ में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहला, इस ग्राफ का नाम है बेटा ऑक्सीजन वियोजन वक्र, कि ऑक्सीजन का वियोजन हुआ। तो ऑक्सीजन वियोजन वक्र कर रहे हैं हम, ये ऑक्सीजन वियोजन वक्र है। इसमें ध्यान रखेंगे कि एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है। एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं हम बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लिखा हुआ नहीं है बुक में, आप ऐड करेंगे। एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये एक्स एक्सिस पर हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। शायद आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। PO2, रुको मैं साइड में लिखती हूँ। एक्स एक्सिस पर क्या है, PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और वाई एक्सिस पर देखो क्या है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्त का प्रतिशत, कि कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन संतृप्त हो गया ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संतृप्त नहीं हुआ है, हीमोग्लोबिन की संतृप्ति होगी ऑक्सीजन से। ये उल्टा ना लिखा हुआ हो, समझ में आ रही है आपको मेरी बात, कि हम हीमोग्लोबिन की संतृप्ति करते हैं। हीमोग्लोबिन की संतृप्ति कैसे होती है, जैसे देखो, एक हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन बेटा 4 ऑक्सीजन से जुड़ सकता है और HBO8 तक बना सकता है, तब ये 100% संतृप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन में एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो HBO2 बना, फिर एक और ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो HBO4 बना, तीसरा ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो HBO6 बना, फिर चौथा ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो HBO8 बना। ठीक है, यहाँ पे हो गई हीमोग्लोबिन की 25% संतृप्ति, ये हो गई हीमोग्लोबिन की 50% संतृप्ति, ये हो गई हीमोग्लोबिन की 75% संतृप्ति, और ये हो गई हीमोग्लोबिन की 100%। ऑक्सीजन तो और भी है, ऑक्सीजन को आप हीमोग्लोबिन से संतृप्त नहीं कर रहे हैं। आपके पास हीमोग्लोबिन जो लिमिटेड है, उसकी एक क्षमता है कि एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणु से जुड़ सकता है। तो हम हीमोग्लोबिन की संतृप्ति दिखाते हैं वाई एक्सिस पे, ऑक्सीजन वियोजन वक्र पे, कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से संतृप्ति। ठीक है, अब देखो, जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा कुछ एस शेप का ग्राफ आता है। हमेशा हम ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, सिग्मोइड कर्व, यानी सिग्माभ वक्र, सिग्माभ वक्र आता है, एस शेप्ड कर्व आता है। इंग्लिश में आपको ज्यादा कंफर्टेबल है तो सिग्मोइड कर्व आता है। ठीक है, ये हमको पता है। अब हमको इस ग्राफ में क्या देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रतिशत इधर दिखाया, ये वाला एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो अब मैं बोलने जा रही हूँ। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। पर अगर पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे मैं एनसीईआरटी से बाहर से, एनसीईआरटी से बाहर से नहीं है। देखो, हम ग्राफ में ही डिकोड करेंगे अभी। चलो देखो, देखो 100% संतृप्ति यहाँ कहीं हुई, ठीक है। यहाँ से आप नीचे आओ, लगभग इतने PO2 पर, लगभग 90 PO2 पर निकल गया एक क्वेश्चन। फिर 60 यहाँ है तो यहाँ पर 70 होगा, यहाँ कहीं 75 होगा, तो लगभग यहाँ पर कहीं पर हम आएंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ से नीचे आओगे तो देखो कितना आया बेटा, लगभग 40 mmHg पर, लगभग 40 mmHg पर 75% संतृप्ति होगी। फिर आओ, लगभग यहाँ कहीं 50 होगा, तो यहाँ से आगे बढ़ो, ठीक है। 50 से यहाँ से नीचे आओ, लगभग कुछ 27-28 mmHg पर क्या होगा बेटा, 50% संतृप्ति होगी, ठीक है। और 20, यहाँ 30, यहाँ 25, लगभग यहाँ से आइए, यहाँ से फिर नीचे आइए, कुछ 18 mmHg पर क्या होगा बेटा, कुछ 18 mmHg पर 25% संतृप्ति होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको mmHg भी पता चल गया इसी ग्राफ से, ये कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं हुआ, इसी ग्राफ से हमको पता चल गया कि कुछ इतने इतने mmHg पर ये हो जाता है। लिख भी ले सकते हैं हम, 25% संतृप्ति जो हो रही है वो लगभग, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बनेगा बेटा, ये लगभग 18 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हो रही है। फिर ये लगभग 50%, लगभग 28 mmHg पर हो रही है। फिर 75% 40 mmHg पर हो रही है, और लास्ट वाली बेटा 90 mmHg पर।
इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे हमको ये पता चल रहा है कि देखो पहला हीमोग्लोबिन तो बहुत जल्दी जुड़ा, पहले के बाद दूसरा भी सिर्फ 18 से 28 में ही जुड़ गया, तीसरा 28 से 40 में ही जुड़ गया और लास्ट वाला जोड़ने में देखो हमको कितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर की जरूरत पड़ी। यानी कि हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के लिए संतृप्ति होती है वो पहले ऑक्सीजन के लिए सबसे अच्छी होती है, फिर दूसरे के लिए थोड़ी कम होती है, फिर तीसरे के लिए और कम होती है और चौथा बहुत मुश्किल से जुड़ता है। मतलब बहुत ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, तब जाके चौथा ऑक्सीजन जुड़ता है। इतना डिफरेंस आता है। आप ग्राफ में डिस्टेंस देख रहे हैं, आप ग्राफ में डिफरेंस देख रहे हैं, ये वाला फिर ये और बढ़ा और ये देखिए कितना ज्यादा गैप है। ठीक है, तो ये सब चीजें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में ही आती है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये मिलेंगे भी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें दो साइड्स बन गई, देखो इसमें दो साइड्स बन गई। ये ऑक्सीजन वियोजन वक्र है, ये इधर और इधर एक एक साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई। ये तो ह्यूमन बॉडी का डायग्राम तो है नहीं कि हम इसमें अपोजिट याद करेंगे ह्यूमन बॉडी जैसे, तो राइट और लेफ्ट में अलग अलग चीजें याद करनी होती है, एक वो कर लेते हैं। ऑक्सीजन के परिवहन में ही ऑक्सीजन वियोजन वक्र में ही ठीक है, आप ये चीज एनसीईआरटी में भी कर सकते हैं, आपके नोट्स में भी कर सकते हैं, आपके पास सब लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हो गया शिफ्ट टू राइट और ये हो गया बेटा शिफ्ट टू लेफ्ट। इसमें कुछ अपोजिट नहीं लिखना होता, जो राइट है वो राइट रहेगा, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा, क्योंकि ये ग्राफ है। ठीक है, ये कोई बायोलॉजिकल डायग्राम नहीं ह्यूमन बॉडी का। चलो अब देखो इसमें क्या क्या होगा। शिफ्ट टू राइट में कब जाएंगे बेटा, शिफ्ट टू राइट में कब जाएंगे, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको याद रखनी है। P50 वैल्यू नहीं बताई ना आपको? ये देखो, सबसे पहले ये देखो, एक इसमें P50 वैल्यू आती है, P50 वैल्यू जितना, अगर हम देखो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से 50% संतृप्ति करने के लिए जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है उसको हम P50 वैल्यू बोलते हैं। यानी कि 50% संतृप्ति यहाँ पर हुई, 50% संतृप्ति यहाँ पर हुई हीमोग्लोबिन की, कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हुई बेटा, इस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हुई लगभग 28 mmHg पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं P, कैपिटल P लिखना होता है यहाँ पे, P50 वैल्यू, ये होती है P50 वैल्यू। तो P50 वैल्यू क्या है, P50 वैल्यू क्या है, P50 वैल्यू होती है वह पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन का वह पार्शियल प्रेशर जिसपे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से 50% संतृप्ति होती है। यानी कि क्या बन जाता है बेटा, HbO4। जब HbO4 बन जाता है 50% संतृप्ति तब हो जाएगी, इसको हम कहते हैं P50 मान। ठीक है, आओ अब थोड़ा सा एनसीईआरटी एक बार पढ़ते हैं। देखो, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक है, ये हमको पता है हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में दिया हुआ है ये तो। हीमोग्लोबिन कैसा होता है, हीमोग्लोबिन बेटा, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, लौह युक्त आयरन युक्त होता है, वर्णक होता है, कलर देता है, आयरन की वजह से कलर देता है, कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। जब भी वर्णक होगा तो कोई ना कोई कलर आएगा, रेड कलर देता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन, देखो कैसे बंधता है, उत्क्रमणीय ढंग से बनता है। ऑक्सीजन की बात कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हम रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं, एक बार ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं फिर उसको तोड़ देते हैं, तो उत्क्रमणीय ढंग से बनकर ऑक्सीजन क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम
4 O2 अणुओं के वहन कर सकते हैं। लास्ट क्या कर सकता है? फिर 100% संतृप्ति हो जाएगी। यानी फाइनल क्या बना सकता है? HBO8 बना सकता है। ठीक है। अब आइए, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर किस पर डिपेंड करता है? O2 के आंशिक दाब से संबंधित होता है। लेकिन देखो ध्यान दो, क्या दिया है? प्राथमिक तौर पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि PO2 कितना है, तो PO2 ज्यादा होना चाहिए। और साथ में देखो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। CO2 का आंशिक दाब भी होनी चाहिए, का भी कंडीशन है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का भी कंडीशन है। और तापक्रम भी कुछ कारक होते हैं। तो कौन कौन से कारक मिले? कौन कौन से कारक मिले हमको? हमको कारक मिले हैं 4। PO2, PCO2, H प्लस की सांद्रता। H प्लस की सांद्रता अगर हमको पता है तो हम pH भी बता सकते हैं, और तापक्रम, टेम्परेचर। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। अब आगे देखो, सबसे अगर O2 की बात करें तो सबसे प्राथमिक क्या हो जाएगा? सबसे प्राथमिक हो जाएगा बेटा O2 का आंशिक दाब। अब कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्माब वक्र मिलता है। कैसा वक्र मिलता है? सिग्माब वक्र, यानी सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है एस शेप का। इस वक्र को हम क्या कहते हैं? वियोजन वक्र, डिसोसिएशन वक्र कहते हैं। तो ऑक्सीजन वियोजन वक्र कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से O2 बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2, H प्लस आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। कुपिकाओं में जहां उच्च PO2, कुपिका में क्या होगा? उच्च PO2, निम्न PCO2, कम H प्लस सांद्रता, और निम्न तापक्रम होता है, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं। जबकि ऊतक में क्या होगा? निम्न PO2, उच्च PCO2, उच्च ताप सांद्रता और उच्च H प्लस स्थितियां ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती हैं। ये क्या कह रहा है इस लाइन में? अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो ठीक है, नहीं तो शायद आप थोड़ा सा इसको समझ नहीं पाए होंगे। वो देखो, ये कह रहे हैं कि कुपिका की सतह पर क्या होगा बेटा? कुपिका की सतह पर PO2 ज्यादा, PCO2 कम। जस्ट वहां पर सांस लिए ना तो O2 तो बहुत ज्यादा है, और CO2 यहाँ पर क्या है? कुपिका की सतह पर कम है। साथ में H प्लस की सांद्रता भी कम है। अच्छा, H प्लस की सांद्रता कम होती है तो हम किस साइड चले जाते हैं? एसिडिक वाले साइड पर। सॉरी, पीएच की सांद्रता कम होती है तो हम किधर चले जाते हैं? बेसिक वाले साइड पर। तो पीएच ज्यादा, 7 से ज्यादा। ठीक है, तो पीएच ज्यादा, और यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या होता है बेटा? कम। जबकि सेल की सतह पर, जबकि क्या होता है? सेल की सतह पर जहां पर CO2 जस्ट उत्पन्न हो रहा है, वहां पर क्या होगा? PO2 कम, अभी पहुंचेगा O2 वहां पर PCO2 ज्यादा। वहीं पर तो CO2 डेवलप हुआ है, मतलब प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और H प्लस भी वहां पर बेटा ज्यादा होता है, और H प्लस जब ज्यादा होता है तो पीएच एसिडिक हो जाएगा, यानी पीएच कम। और टेम्परेचर, जब वहां पर क्रियाएं हो रही हैं, सेलुलर रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वहां पर टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। तो O2 के केस में आप देखो, लंग्स की सतह पर, लंग्स की सतह पर ये कंडीशन, और टिश्यू की सतह पर ये कंडीशन, बस यही वहां पर लिखी हुई है। ठीक है, यही वहां पर लिखी हुई है। अब आप देखो इस वाले ग्राफ को, अगर आप बेटा इस ग्राफ को इधर से राइट की तरफ शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो मान लो कि P50 वैल्यू यहाँ कहीं आ रही थी। मान लो कि P50 वैल्यू यहाँ कहीं आ रही थी। ठीक है, तो अब वो P50 वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ये P50 वैल्यू बढ़ गई। तो अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो P50 वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, तब जाके हीमोग्लोबिन 50% संतृप्त होगा। सुनिएगा, ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लगेगा मतलब ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन कम कहाँ पर होता है? टिश्यू के लेवल पर। यानी शिफ्ट टू राइट कहाँ पर होता है बेटा? टिश्यू
या सेल की सतह पर, टिश्यू या सेल की सतह पर यही वियोजन वक्र किधर शिफ्ट कर जाता है, राइट की तरफ। P50 वैल्यू मान का क्या होता है, वो बढ़ जाती है। और टिश्यू या सेल की सतह पर होता क्या है, PO2 कम, PCO2 ज्यादा, H प्लस की सांद्रता ज्यादा, इसीलिए pH कम और टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा। ठीक है, ये हो गया। और टिश्यू के लेवल पर क्या होता है, देखो, और टिश्यू के लेवल पर ही तुमने पढ़ा, कुछ नया नहीं बोल रहे हो, लिखा है भाई साहब। टिश्यू के लेवल पर और क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन, ये भी लिख दो। टिश्यू के ही लेवल पर शिफ्ट टू राइट में ही क्या होगा बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन। और जब तुम CO2 वाला देखोगे, ये देखो, CO2 का जब देखोगे तो टिश्यू के लेवल पर क्या हुआ, कार्बा हीमोग्लोबिन का संयोजन। कार्बा हीमोग्लोबिन का क्या होगा, संयोजन। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का संयोजन। शिफ्ट टू राइट में आपको ये याद करना है, सिंपल। शिफ्ट टू राइट किधर होगा बेटा, शिफ्ट टू राइट होगा टिश्यू के लेवल पर। P50 वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ पर PO2 कम, PCO2 ज्यादा, H प्लस ज्यादा, pH कम, टेम्परेचर ज्यादा। इसके लेवल पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का आपको ऑब्वियसली वियोजन करना है, तभी तो ऑक्सीजन को उतार के टिश्यू को दोगे। और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का ऑब्वियसली संयोजन करना है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड को बिठा के टिश्यू पर, टिश्यू की सतह पर ही तो कार्बन डाइऑक्साइड को बिठा के कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाओगे। और लिखना हो तो और लिख सकते हो। यहीं पर तो बेटा हैमबर्गर फिनोमेना लगता है, हैमबर्गर शिफ्ट यहीं पर होता है। HCO3 माइनस भी इसी की सतह पर बनता है, क्लोराइड भी अंदर इसी की सतह पर आता है। सब चीजें यहीं पर होती हैं, वो जो जो हमको उधर साइड पर दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी चीजें टिश्यू की सतह पर ही तो हो रही हैं। और ये सारी चीजें टिश्यू की सतह पर ही तो हो रही है, इसका यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, ये बनना, सब कुछ टिश्यू की सतह पर ही तो हो रहा है। बाद में जब टूटेगा तो इसकी सतह लिखेंगे। ठीक है, अब देखो उल्टा कर दो। अगर हम इस ऑक्सीजन वियोजन वक्र को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कराएं तो P50 मान यहां से यहां पहले वाले से कम हो जाएगा। पहले वाले मान को इस कलर से करो, ये बीच वाला पहले था, ठीक है। बढ़ा तो इधर आए, इधर आ गए। अब इधर वाले को देखो, शिफ्ट टू लेफ्ट में क्या होगा, शिफ्ट टू लेफ्ट अगर हम करेंगे तो P50 मान कम हो गया, P50 वैल्यू कम हो गई, यानी कि कम ही ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पे फटाफट से P50 वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी ऑक्सीजन बहुत अच्छे से। ऐसा कब होगा, लंग्स या कुपिका की सतह पर। तो लंग्स या कुपिका की सतह पर हम शिफ्ट टू लेफ्ट करते हैं इस ऑक्सीजन वियोजन वक्र का। और यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन होती है, यहाँ पर कंडीशन होती है लंग्स पर PO2 ज्यादा, PCO2 कम, H प्लस की सांद्रता कम, pH ज्यादा और टेम्परेचर कम। बस जो जो अलग अलग लिखा था उसको एक साथ कर दिया। और ऑक्सीजन और लंग्स के लेवल पर और क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का संयोजन। बस जो अलग अलग पढ़ा है बेटा उसको उठा के एक जगह पर लिख रही हूँ ताकि एक ही टेबल याद करनी पड़े। ठीक है, और क्या होगा, कार्बामीनो को तो यहाँ तोड़ना पड़ेगा ना तुम्हें, तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का वियोजन। बस खत्म। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आइए एनसीईआरटी में, बस यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि कौन कौन सी कंडीशन होंगी कुपिका के लेवल पर और कौन कौन सी कंडीशन होंगी टिश्यू के लेवल पर। अब देखिए, इससे स्पष्ट है कि O2 हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधता है और ऊतकों में वियोजित हो जाता है। फेफड़ों की सतह पर O2 बंधेगा और जब टिश्यू आएगा तब वियोजित हो जाएगा। प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, कि आपके पास 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, मतलब लंग्स के पास ब्लड आया, लंग्स के पास ब्लड आया, तो 100 ml ब्लड जब आया तो ये अभी डीऑक्सीजनेटेड था, यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आया तो अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो पर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है,
20 ml O2 होता है, ध्यान रख सुनना, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होता है, पर यही ब्लड जब टिश्यू के पास जाता है और यहाँ से आगे बढ़ता है, तो इसमें अभी भी 15 ml O2 बचा हुआ होता है, यानी इसमें इस कितना ट्रांसफर हुआ, 5 ml O2 ऊतकों में जाता है। तो प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड से 20 ml में से सिर्फ 5 ml O2 टिश्यूज के पास जाता है। ये बात लिखी हुई है। प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, इस बात को अगर आप समझते हैं, जानते हैं, तो शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 20 ml O2 प्रेजेंट होता है पर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें से बेटा 5 ml O2 जाता है टिश्यूज में। कब, सामान्य स्थिति में, नॉर्मल कंडीशन में, जैसे अभी अपन नॉर्मली बैठे हुए हैं तो ये काम हो रहा है, लेकिन इसमें 15 ml O2 तक जा सकता है टिश्यूज में एक्सरसाइज की कंडीशन में या किसी नीड की कंडीशन में। ठीक है, अब ध्यान देना 15 ml O2 तक, 5 वाला बढ़ के 15 तक हो सकता है। 5 के अलावा जो 15 बचा था वो पूरा का पूरा 15 नहीं चल जाता। कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 जीरो नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, 5 ml O2 तो आपने दे दिया टिश्यू को, प्लस 15 ml कहाँ रह गया, 15 ml O2 रह गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml O2 रहता है। ठीक है, इसीलिए तुमको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन याद करना होता है। और अगर एक्सरसाइज की कंडीशन है तो 5 से बढ़ के आप 7, 8, 10, 12, 15 तक कर सकते हैं। इस केस में भी, एक्सरसाइज की केस में भी 5 ml O2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बचा रहेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि 5 ml अभी जाता है और एक्सरसाइज में बचा हुआ 15 भी चला जाता है, नहीं, 5 बढ़ के 15 तक हो सकता है। 5 ml तभी भी बचा हुआ होगा, पर नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। और 20 ml O2 हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। पढ़ो, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कितना 20 से 25% के रूप में वहन की जाती है। ये बंधनीयता CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है। ऑब्वियसली PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में उच्च PO2 होगा, निम्न PO2 होगा, ये सब हम लिख चुके हैं, वही लिखा हुआ है, होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है। जबकि कुपिका में जहां PCO2 निम्न है और PO2 उच्च है, वहां पर क्या होगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का वियोजन हो जाएगा। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का संयोजन कहाँ होगा, टिश्यू पे, और उतरेगा कहाँ पे, कुपिका पे। तो जब संयोजन होगा टिश्यू पे, वहां पे PCO2 ज्यादा है, PO2 कम है। जब उतरेगा टिश्यू कुपिका पे, CO2 कहाँ उतरेगा, कुपिका पे, तो कुपिका पे PO2 ज्यादा है, PCO2 कम है, तो उतर जाएगा। ठीक है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 कुपिका में मुक्त हो जाती है। ये जो हम समझ चुके हैं वही लिखा है। अब एंजाइम, एंजाइम की बात कर रहा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। ये लाइन ध्यान रखिएगा। ये वाला एंजाइम कब काम आता है बेटा, इस वाले स्टेप में, इस वाले स्टेप में जो 70%, जो 70% CO2 हमने किया था, H2O से जुड़ के H2CO3 बना रहा है, यानी कार्बोनिक अम्ल बना रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है, और फिर ये टूट के बाइकार्बोनेट आयन बना रहा है, बाइकार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन बना रहा है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। देखिए ये भी एक उत्क्रमणीय रिएक्शन है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। तो ऑब्वियसली ये वाली डायरेक्शन में हम कब जा रहे हैं, CO2 को जब हम लेके जा रहे हैं लंग्स तक।
तो ये वाली डायरेक्शन में हम CO2 से लंग्स तक जा रहे हैं और लंग्स पे पहुंचने के बाद हम ये वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं ताकि CO2 वापस से फ्री होके लंग्स में उतर जाए। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसके बारे में लाइन लिखी हुई है, ध्यान देंगे। ये लाल रक्त कणिकाओं में अच्छी मात्रा में पाया जाता है बेटा, और थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी पाया जाता है। पर ये जो अभी हम जिससे काम ले रहे हैं वो कौन सा वाला है? आरबीसी वाला। ये सारा काम आरबीसी में ही तो हो रहा है। ये पूरा का पूरा रिएक्शन, ये पूरा का पूरा रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है? आरबीसी में हो रहा है। ठीक है, तो आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मात्रा अच्छी पाई जाती है, प्लाज्मा में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, हमने अभी उसका काम नहीं करा। ठीक है, फिर देखो इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है, क्योंकि ये कैसा है? उत्क्रमणीय रिएक्शंस है। ठीक है, अब आगे देखो, ऊतकों में उपचय के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त में विसरित होती है और HCO3 और H+ बनाती है। कुपिका में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है। वही लिखा है, लंग्स पे कैसी कंडीशन है, टिश्यू पे कैसे, बार 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 आपको सेम चीज एक बार ही आपको याद है ना, तो वही बार बार लिखा है, क्वेश्चन में वही आएगा, आपको वही फॉलो करना है। बस बार बार उसको लिखा गया है कि यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ऐसा मूवमेंट इधर से इधर हो गई। ठीक है, इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित और कूपिका तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। वही जो आपको डायरेक्शन बताई, आपको बस वो डायग्राम याद करना है, वही चीज यहाँ पर लाइनों में लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, प्रति 100 मिलीलीटर विऑक्सीजनित रक्त द्वारा क्यूपिका में लगभग CO2 4 मिलीलीटर मुक्त होता है। मतलब 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है, जो CO2 युक्त है, जब वो कुपिका में आएगा तो उसमें जितना भी CO2 है उसमें से 100 ml में से 4 ml CO2 कुपिका में निकलता है प्रति 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्रति 100 ml डीऑक्सीजनेटेड इतना निकलता है। ठीक है, ये हुआ आपका बेटा ऑक्सीजन का, अरे सॉरी, गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, उसमें ये वक्र करना है, ऑक्सीजन वियोजन वक्र, और उसका परिवहन हमने यहाँ पर इस वाले डायग्राम से किया। इस वक्र को राइट और लेफ्ट ले जाके ये पॉइंट्स याद रखेंगे टेबल की तरह, ये क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद हमने CO2 का परिवहन, आपको बस ये डायग्राम याद रखना है। ठीक है, और फिर ये हमने एनसीईआरटी से CO2 का परिवहन किया। यहाँ पर खत्म होता है आपका ये वाला टॉपिक। फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम श्वसन का नियमन और विकार करेंगे। फिर ये चैप्टर एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा। एवरी लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की लाइन बाय लाइन हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी इतने टॉपिक्स कवर किए हैं। एक लेक्चर और में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको हिंदी की एनसीईआरटी डिकोड हो पा रही होगी, आप साथ में हिंदी की एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, चाहे आप किसी भी ईयर के नीट के एस्पायरेंट हो, आप किसी भी साल के लिए तैयारी कर रहे हो, आइदर 2026 री नीट के लिए या 2027 या 2028 के लिए, ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी डिकोड करनी ही करनी है। अगर आप ऑफलाइन कहीं पर कोचिंग लेते हैं, वहां पर आपको एनसीईआरटी क्लास में डिकोड कराई जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।